जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो 10वीं का ऐप पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने क्लास बाय किए हैं तो आप अपने माई कोर्स में जाकर के कोर्स को देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए स्पेशली बन रहा है और ये हम आज साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। और एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे समझाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आपको टेस्ट भी देना होगा। टेस्ट कैसे देना है? तो ऐप पर जाइएगा, टेस्ट माई कोर्स में जाइएगा तो वहीं पर साइड में आएगा नोट्स आएगा, फिर वीडियो, फिर टेस्ट आएगा। टेस्ट वाला पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे कुछ फ्री भी टेस्ट है और कुछ आपका बाय करने के बाद वो टेस्ट ओपन होता है। तो वो वाला टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। लगभग साइंस के लिए आप लगभग हमारा 5 सेट्स का अगर आप तैयारी कर लीजिएगा, एकदम हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा। 10वीं बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन को। और पहला जो क्वेश्चन है आ रहा है एग्जाम में, वो है कि टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? तो ये एक पुरुष हार्मोन है। पुरुष के कहाँ से आता है? ये विरसन से आता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा होता है? देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? तो सांस लेने में समस्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी। जैसे ब्रोंकाइटिस भी एक होता है। कौन सा बीमारी? ब्रोंकाइटिस। ये भी आपका सांस से संबंधित बीमारी होता है। दम्मा भी आपका सांस से संबंधित बीमारी होता है। सर्दी का मौसम है, अभी आपको मिल जाएगा ऐसा बीमारी वाले लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? याद रखिएगा बच्चे, वजन के जगह में भार पूछ सकता है। भार मतलब समझते हो, वजन ही होता है दोनों, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1.4 kg से लेकर के 1.6 kg तक होता है। एग्जाम में आपका ऑप्शन रहेगा 1.4 kg, तो आपको 1.4 किलो वाला पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। अब होता है कि मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव मस्तिष्क का जो प्रकार होता है कितने होते हैं? 3। यानी मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। समझिए 3 भाग में कौन कौन भाग होता है? एक होता है आगे वाले मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और पीछे वाले को हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, किसका केंद्र? चतुराई। बुद्धि और चतुराई का केंद्र हम लोग किसको कहते हैं? याद रखिएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो हम लोग कहते हैं वो अगर मस्तिष्क में एक प्रकार होता है अगर मस्तिष्क का, वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग कहते हैं मानव मस्तिष्क के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं। यही आपका जो है प्रेम, प्यार, भावना, चोरी, बुराई, जो भी चीज होता है इसको नियंत्रण करने वाला होता है एक सेरिब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। ये सेरिब्रम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यानी मान लीजिए कि 3 भाग में दूसरा 2 भाग क्या होता है? आपका सेरिब्रम होता है। अर्थात कह सकते हैं आप कि मानव मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा होता है? अगर मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क में कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है, वो छप रहा है क्वेश्चन कि गंधक, पीतल क्या होता है? देखिए कई बार आया है ये प्रश्न। पीतल जो होता है आपका, ये कौन सा चीज होता है? ये मिश्र धातु है। पीतल कैसा धातु है? मिश्र धातु है। ये आपका कौन सा धातु है? मिश्र। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये मिश्र धातु किसका है, तो इसमें जो मिला होता है आपका जिंक मिला होता है, अब प्लस में क्या मिला होता है? कॉपर। तब जाके ये बनता है, क्या बनता है आपका? पीतल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पीतल। किसको किसको मिलाने के बाद पीतल बनता है? जिंक और कॉपर। याद रखिएगा, जिंक को हम लोग जस्ता कहते हैं, कॉपर को हम लोग तांबा भी कहते हैं। जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? जस्ता भी कहते हैं इसको। और इसको हम लोग कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा भी कहते हैं। और कॉपर तो है ही, कॉपर तो आप समझ रहे हैं। ये इसका ऑल्ट नाम है। ये दोनों क्या नाम है इसका? ऑल्ट नाम है। ठीक है, कैसा नाम है? ये दोनों ऑल्ट नाम है। चलिए लाइट आ गया है, इसको साफ कर दे। क्या साफ कर दे या लिखना है इसको? राइट ना, जल्दी से फटाफट छापिए। आ जाइए, अगला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, वो है गंधक। कौन सा प्रश्न है? गंधक।
जिसको हम लोग सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर का परमाणु संख्या। सल्फर का परमाणु संख्या। देखिए यहाँ पर जो है हर बार एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन आता है। गंधक आपको आएगा, सल्फर नहीं लिखा रहेगा। सल्फर लिखा रहेगा तो गंधक नहीं होगा। सल्फर का जो है भाई साहब ये व्यापारिक नाम है। कैसा नाम है ये? व्यापारिक। पूछेगा सल्फर का व्यापारिक नाम क्या होता है? गंधक होता है। और गंधक का पूछेगा परमाणु संख्या तो सल्फर का परमाणु संख्या होगा। तो जानते हैं कि S क्या होता है? 16 होता है। S क्या होता है? 16 होता है। चलिए देखिए सल्फर के बाद जो आपके एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, वो आता है लोहा का। पूछता है कभी कभी। किसका पूछता है? लोहा की परमाणु संख्या। लोहा का संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या 26 होता है। इसी प्रकार आता है आपका सोना का। हाँ लोहा सोना का पूछता है। सोना का क्या होता है? Au होता है। इसका होता है आपका 79 होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपका सोडियम पूछता है Na11 सोडियम का Na क्या होता है? 11 होता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है। तो ये 2-3 वो है परमाणु संख्या वाला जो पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है। पोटेशियम पूछ सकता है। 1 से 20 तक अमूमन आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए वोल्टमीटर जो होता है इससे विभवांतर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विभवांतर। वोल्टमीटर से किसको मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। किसको मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। ये किस क्रम में जुड़ा होता है? ये जो है परिपथ में, ये परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में होता है बच्चा, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ा होता है। याद रखिएगा समांतर क्रम को ही हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। समांतर क्रम को क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला इसी में आ जाता है आपका आ मीटर या ए मीटर। ए मीटर या ये क्या होता है? याद रखिए। ये किसको मापता है? ये विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? ये विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता है। वोल्ट मीटर को हम लोग भी कहते हैं। ए मीटर को ये कहते हैं। अब ये किस क्रम में जुड़ा रहता है? ये किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम होता है। याद रखिएगा ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये जो है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इतना बात लिख लीजिए, एग्जाम में अनंत है। ये किस क्रम में जुड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। लिख लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? प्रश्न क्या है? निम्न में अक्रिय गैस कौन है? कौन सा गैस? अक्रिय गैस किसको कहते हैं? जो क्रियाशील नहीं होता है। वैसा गैस जो क्रियाशील नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। देखिए अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है कौन कौन चीज होता है? नी और कर जे ये सब क्या होता है आपका? अक्रिय गैस। He का मतलब हीलियम। He का मतलब हीलियम भी अक्रिय गैस होता है। Ne का मतलब नियॉन। क्या होता है? नियॉन। Air का मतलब आर्गन। यहीं तक आपको पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टॉन। क्या कहते हैं? क्रिप्टॉन। ये क्या होता है आपका? जेनॉन। ये क्या होता है आपका? रेडॉन। ये क्या होता है? रेडॉन। याद रखिएगा बच्चे, आपको यहाँ तक याद रखना है। कम से कम ये बात इतना याद रखना है। इसमें से कोनो एगो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% लिखने रखना है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है?
2 होता है। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टन का कितना होता है? 34। इतना बात आपको याद रखना है, परीक्षा में दम नहीं है एग्जामिनर का कि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 100% अगर अक्रिय गैस से आएगा क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं आएगा, एकदम श्योर इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सो याद कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? चलिए बूझा हुआ चूना, पहले इसको कितने नाम से जाना जाता है वो समझो। क्या है क्वेश्चन? बूझा हुआ चूना। इस बूझा हुआ चूना का दूसरा नाम होता है शुष्क बूझा हुआ चूना। क्या होता है? शुष्क बूझा हुआ चूना। अगला होता है इसका, तो अगला नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन तो आएगा ही, एकदम रूप से आएगा, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस तीनों का सूत्र एक ही होता है, CaOH का होल ट्वाइस। बच्चे 3 रहता है तो थ्राइस पढ़ते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा पढ़ते हैं, 5 होता है तो पेंटा पढ़ते हैं। तो Ca यहाँ 2 है इसलिए होल ट्वाइस पढ़ेंगे, 3 रहता है तो होल ट्राइस पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो होल टेट्रा पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए ये बूझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, 3 रहेगा तो ट्राइस, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो होल पेंटा, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, पेंट्राइट पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी सूत्र क्या होता है आपका? ये होता है, आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग व्यंजक चूर्ण किसको बनाते हैं? व्यंजक चूर्ण को बनाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? व्यंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl × Cl। इसका भी 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका फॉर्मूला CaOCl2। तो व्यंजक चूर्ण को बनाने में हम आपको पढ़ाए थे किसका प्रयोग होता है? शुष्क बूझा हुआ चूना को 40 सेल्सियस पर गर्म करते हैं और फिर उसमें क्लोरीन गैस Cl2 गैस को क्या करते हैं? मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका? शुष्क बूझा हुआ चूना बनता है। इट मीन्स CaOH होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला बनता है। देन आप इसको राइट कर लीजिए, फटाफट लिखिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सारे क्वेश्चन जो है बवाल क्वेश्चन ही रहेगा एग्जाम के लिए आपका। चलिए आते हैं आगे। अब देखते हैं अम्ल का पीएच मान क्या हो सकता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? याद रखिएगा, अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो क्या होता है? अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमृता एसिड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड अगर बढ़िया से किसी कपाल को उछल दीजिएगा तो हड्डी फट्टी बाहर आ जाएगा। बढ़िया का एसिड होना चाहिए। तो एसिड का पीएच मान क्या होता है? ये मान लीजिए एक स्केल है। क्या है? ये एक स्केल है। ठीक, यहाँ 1 है आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपका क्या है? स्केल है। ठीक है, जो 7 से इधर होता है ये क्या होता है आपका? अम्ल होता है। क्या होता है? ये अम्ल होता है। और 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है? भस्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन का उदाहरण होता है जल। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। इट मीन्स जल का स्वाद कैसा होता है आपका? स्वादहीन होता है। जल का स्वाद कैसा होता है? स्वादहीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उदासीन होता है। ठीक, घटना है क्या? समझ में आ गया होगा? याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 1 होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, बड़ा डेंजर होगा। समझ में आ रहा है ना? खूब ज्यादा खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, बहुत ज्यादा खट्टा होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 2 होगा वो थोड़ा सा कम खट्टा होगा, 3 होगा खट्टा कम होगा, 4 खट्टा कम, 5 खट्टा कम, 6 कम, 7 साफे खट्टा
नहीं होगा। और 7 से इधर बढ़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, क्षार। जो 14 होगा वो बहुत कड़वा होगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा, तीखा। कैसा होता है, तीखा। जो अधिक कड़वा होगा वो उसमें अधिक क्षार होगा। किसकी मात्रा अधिक होगा, क्षार की मात्रा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किसी विलयन का पीएच मान, क्या पूछता है, किसी विलयन का पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या है, पीएच मान 14 है तो वह अम्ल होगा कि भस्म होगा। ऑप्शन में दे देगा, पहला अम्ल, भस्म, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा, भस्म होगा। याद रखिएगा, जिसका पीएच मान जो है 7 से जैसा ही ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसाने वाला पूछता है, वो समझ लेते हैं। समझ जाइएगा, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए MNC क्लासेस का, वहां पर भी आपको मिल जाएगा क्लास, शानदार रूप से क्लास मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में अलग कौन है, निम्न में अलग कौन है। ऐसे ये फंसा के पूछता है, अलग कौन है। जैसे मैथ में पूछ देता है परमेय अपरमेय, और 4 ऑप्शन रख देगा, पीएच मान 6, बी ऑप्शन रख देगा पीएच मान 8, सी ऑप्शन रख देगा पीएच मान 3, डी ऑप्शन रख देगा पीएच मान 1। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में अलग कौन है, कैसे पकड़िएगा आंसर। ये बड़ा डेंजरस लगता है क्वेश्चन, समझे नहीं आता। ये क्वेश्चन है कि सवाल है, क्या आंसर दे। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, डी तो बी सी क्या होगा, समझिएगा। निम्न में अलग कौन है, पीएच मान 6 है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, अम्ल होगा। पीएच मान 8 है, इसका मतलब क्या होगा, क्षार। पीएच मान 3 है, क्या होगा, अम्ल होगा। 1 है तो क्या होगा, अम्ल। अब तो पता चल रहा है अलग कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गया होगा। फंसिएगा नहीं, कैसे भी फंसाएगा। और हम आपको बता रहे हैं, फंसने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, लिखना था क्या, लिख लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका दही। प्रश्न क्या है, दही जमने में कौन सी क्रिया होती है। क्वेश्चन है दही जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, आइए इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं। कौन सी क्रिया होती है, याद रखिएगा। दही जमने में सबसे पहली बात तो इसका आंसर समझ लीजिए, क्या होता है आपका, किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन का दूसरा नाम क्या होता है, जानते हो। किण्वन का दूसरा नाम अगर आप 12th में जाओगे तो होम साइंस में आपको सिखाया जाएगा। किस विषय में, होम साइंस में पढ़ाया जाएगा। किण्वन को हम लोग कहते हैं खमीरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीरीकरण कहते हैं। इतना बात आपको एडवांस हम पढ़ा रहे हैं, एडवांस में ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन कभी कभी काम देता है। अब समझेंगे कि दही जो होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, दही में कौन सा जीवाणु होता है, भाई दही में कौन सा जीवाणु होता है, किस जीवाणु के कारण दही थक्का होता है, तो लॉस से लैक्टिक अम्ल, लॉस से हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। एक जीवाणु होता है, कौन सा होता है, ये एक लैक्टोबैसिलस। ये क्या होता है बच्चे, एक जीवाणु होता है। ये क्या होता है, एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, दही को जमा देता है। एक छोटा सा देखा जाए तो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो दही को क्या करता है, जमा देता है। कभी कभी देखिएगा दही आज आप बना लिया है, 2-4-5 दिन छोड़ दीजिएगा तो दही में जो होता है धीरे धीरे यही लैक्टोबैसिलस खा पी के मोटा ताजा बड़ा हो जाता है, जो आपको दिखने लग जाता है तो वो आपका पिल्लू का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, पिल्लू का। तो आप पिल्लू देखने लगते हो। अगर दही को आप माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी पर ले जाकर अगर देखिएगा तो वो आपको किस तरह दिखाई देगा जानते हो, केवल पिल्लू दिखेगा। गुच्छा गुच्छा दही में क्या दिखेगा, पिल्लू दिखेगा।
अगर वो आप देख लीजिएगा सूक्ष्मदर्शी में, तो दही खाना ही आप क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। हरिया खरिया जो साफ कर देते हैं ना शादी विवाह में लोग खाने वाला, बुढ़ू लोग को देखिएगा, बुढ़ापे लोग, बूढ़ा लोग एकदम देते जाइए, बड़का टोकना रख लेगा और कहेगा हट जाइए, नमक तक रख लेगा, उसके बाद खाना शुरू करेगा। अरे भाई खा करते एकदम चितरा उड़ा देते हैं दही। हाँ, लेकिन अगर आप सूक्ष्मदर्शी पर दिखा दीजिएगा तो बेचारा दही खाना ही भूल जाएंगे, बाप जिंदगी में नहीं खाएंगे। ठीक है, तो समझे बात को। यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपका निकल रहा है। पहला निकल रहा है कि दही जमना कौन सी क्रिया है बच्चे, ये किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन को हम लोग खामीरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण दही क्या होता है भाई, खट्टा होता है। अगर दूध फट जाता है तो उसमें भी कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, सुनते होंगे जोरन या कुछ मिला देते हैं, इसका मतलब जीवाणु मिलाते हैं, वही पनप के फिर उसको जमा देता है। कभी सुनते होंगे कि दही जमाने के लिए दही देना पड़ता है उसमें। दही में कौन सा विषाणु जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, जो छड़ के आकार का होता है, लंबा। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, जीवाणु लंबा होता है। हम बैक्टीरिया और जीवाणु अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप फंसिएगा नहीं। बैक्टीरिया को ही हिंदी में जीवाणु कहते हैं और जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया। कंफ्यूज तो नहीं है कोई बच्चे? बैक्टीरिया जीवाणु एक ही होता है। चलिए राइट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। अगला प्रश्न क्या है इस सेट में, इस सेट में जो है अगला प्रश्न है आपका, वह है भ्रूण का विकास कैसे कहाँ होता है। भ्रूण का विकास, क्वेश्चन क्या है आपका, भ्रूण का विकास, किसका विकास, भ्रूण का विकास। देखिए भाई भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, भ्रूण होता क्या है सही पहले सोच समझिए। देखिए भ्रूण कैसे बनता है, क्या होता है, जब नर युग्मक और इसमें मिल कौन जाता है आपका, मादा युग्मक मिल जाता है। ये दोनों जब मिल जाता है तो दोनों मिलने के बाद का क्या कहलाता है, निषेचन हो जाता है। क्या होता है, निषेचन। और निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप आपका क्या बनता है भाई साहब, भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बनता है, इसको हम लोग जायगोट कहते हैं। क्या करते हैं, जायगोट। समझ में आ रहा है बात को। मादा युग्मक यानी अंडाणु और नर युग्मक मतलब शुक्राणु। नर युग्मक मतलब क्या, युग्मक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, शुक्राणु। पुरुष का शुक्राणु और किससे मिलता है, मादा के अंडाणु से। तो आपका क्या होता है, निषेचन होता है और यह क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। भ्रूण का जो निर्माण होता है भाई साहब, तो जब ये निषेचन की क्रिया होती है, क्वेश्चन आता है कि मानव में या मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो ये निषेचन की बात पूछेगा कि कहाँ होता है, तो क्या बताइएगा, फिलोपियन नालिका में होता है। कहाँ पे होता है, फिलोपियन नालिका में। निषेचन कहाँ होता है, फिलोपियन नालिका। कहाँ होता है, फिलोपियन नालिका। लेकिन पूछेगा, आदमी की बात करेगा तब मारिएगा फिलोपियन नालिका। लेकिन इसका विकास कहाँ होता है बच्चे बताओ। जैसे कि भ्रूण है, ये डेवलप कहाँ पे होता है, कहाँ पे बच्चे का निर्माण करता है, माँ के गर्भ में, यानी माँ के पेट में। कहाँ पे, ऑप्शन है आपके, नहीं ऑप्शन है परीक्षा में, योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन नालिका में, या फिर ऑप्शन है अंडाणु में। कहाँ पर विकसित होता है, याद रखिएगा हमने आपको पढ़ाया था, जब ये निषेचित होता है तो 30 दिन या 1 से 1.5 महीना में ये कहाँ चला जाता है भाई साहब, ये गर्भाशय में चला जाता है। भ्रूण का विकास कहाँ जाकर होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में, जिसको हम लोग कहते हैं यूटेरस। क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। और गांव घर की भाषा में इस गर्भाशय को क्या कहते हैं जानते हो, क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपोर्टेंट है। किसी विलयन का पीएच निकालने के लिए आवश्यक नहीं होता है, किसी विलयन का पीएच निकालने के लिए आवश्यक क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन में है आपका पीएच पेपर, ऑप्शन में क्या है, पीएच पेपर। बी ऑप्शन है आपका लिटमस पत्र, बी ऑप्शन क्या है आपका, लिटमस पत्र है। सी ऑप्शन है आपका सार्वत्रिक सूचक। क्या है, सार्वत्रिक सूचक। और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है परमाणिक पीएच चार्ट, परमाणिक पीएच चार्ट। याद रखिएगा लिटमस पत्र इसका आंसर हो जाएगा। लिटमस से जो है
रंग का पता चलता है, ठीक है, सूचक के रूप में काम करता है लिटमस पत्र। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है सूचक क्या होता है भाई, अम्ल और भस्म का जो ज्ञान प्रदान करता है, अम्ल भस्म होने की पहचान कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक बड़ी इंपोर्टेंट होता है। सूचक आया है ना टॉपिक यहाँ पर, यहाँ आया है। और पीएच क्या होता है, किसी विलेन का जो है कितना अम्लीय है कितना भस्मीय है, इसको जांचने के लिए नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ अम्ल है कि क्षार है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करता है, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर से प्रयोग करते हैं। अम्ल है कि भस्म है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल से मापा जाता है कितना ये अम्ल है कितना भस्म है। अगर 7 से कम आया पीएच मान तो वो हो गया अम्ल, 7 से अधिक हुआ तो भस्म। और पीएच निकालने के लिए हम लोग पीएच पेपर का भी प्रयोग करते हैं, साथ में सार्वत्रिक सूचक का भी प्रयोग करते हैं, प्रमाणिक पीएच चार्ट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन लिटमस पत्र का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए साफ करते हैं इसको, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनेमो याद रखिएगा, डायनेमो क्या है, डायनेमो जिसका दूसरा नाम क्या है अंकित, डायनेमो का दूसरा नाम जनित्र, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जनरेटर। क्या कहते हैं, जनरेटर। इससे भैया कौन सा धारा निकलता है, ये करता क्या है पहले याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी करंट बना देता है। इससे कैसा धारा निकलता है, इससे जो धारा प्राप्त होता है भाई साहब, एसी भी धारा आता है और डीसी, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोनों वाला जहाँ पर भी होगा वो आपका सही होगा। जहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन वही दबाए बटन आप, ठीक है, सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन को साथ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, शक्ति का एसआई मात्रक है। चलिए, शक्ति का एसआई की यूनिट क्या है, एसआई की यूनिट ऑफ पावर। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान देंगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। इसका आंसर सिंपल आपने बता दिया वाट, लेकिन ऑप्शन में आया है, ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। तो याद रखिएगा न्यूटन किसका होता है एसआई मात्रक, याद रखेंगे हम लोग। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन जो होता है एसआई मात्रक किसका होता है, बल एवं भार। बल और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जूल किसका होता है, याद रखेंगे, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक ऑप्शन आया है आपका, एक ऑप्शन शक्ति का वोल्ट, जूल। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है बताओ, हाँ नहीं पता है, या रखेंगे वोल्ट का एसआई मात्रक, या इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। देखिए बच्चे, इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, पीपीटी में पीडीएफ बन चुका है, पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर बाय किए हुए हैं क्लास को तो वहां पर तो आपको मिल जाएगा, आपको इसमें जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी इसमें होगा, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। विशेष रूप से क्लास आपका डेली वे में थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा, बाकी पीडीएफ आप ज्यादा पढ़िएगा। क्या होगा, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। हार्मोन में चेंजिंग की वजह से ही जो है कोई भी परिवर्तन होता है। अच्छा, हार्मोन निकलता कहाँ है शरीर में, किससे निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। हार्मोन कहाँ से निकलता है भाई साहब, अंतःस्रावी ग्रंथि से। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है, नालिका विहीन होता है, इसमें नली होता है, इसमें नली नहीं होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बना है एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। सॉरी आप सभी से, थोड़ा सा गाना लेके प्रॉब्लम हो रहा है, आस पड़ोस में शादी विवाह है, इस वजह से थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो सही आएगा। चलिए अब गाना बंद हो गया है। पहले जमाना सच में सही था, गुरु आश्रम कहाँ होता था, जंगल में बीच में जाइए आराम से, गुरु जी की सेवा करिए, झरना चुन कर लाइए, खाना बना के खिलाइए, गुरु जी रात को सोएंगे, पैर दबाइए, ज्ञान बांटेंगे, सीखिए, ठीक है। सुबह में लहा सुना के अपना बैठिए, आराम से सीखिए। अब अभी का जो सिचुएशन है खराब है, गांव घर में कोचिंग चला, शहर में भी वही हाल है,
टांग देगा ऊपर, बड़का सा एकदम बजाते रहेगा। जी रोक नहीं सकते हैं, मना कीजिएगा तो बम तम फेंक देगा लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक जूल में कितने कैलोरी होता है? चलिए, एक जूल में कितने कैलोरी ऊर्जा होता है? 0.24 कैलोरी होता है। कितने होता है? 0.24 कैलोरी ऊर्जा होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है, मतलब आया है एका दुक्का बार ही, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, हम लोग जो शरीर में खाते हैं तो ग्रामीण लोग को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? अभी ग्रामीण लोगों की, हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग को अभी कैलोरी कितना चाहिए? 2000 से यानी 2100 से 2500 तक कैलोरी हम लोग को चाहिए, शरीर में ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। और शहर के लोगों को 2100 चाहिए कम से कम कैलोरी, एनर्जी। ठीक है, एक पौवा दूध पियोगे लगभग 300 से 400 कैलोरी एनर्जी मिलता है। एक पौवा दूध यानी एक गिलास बढ़िया का बड़का गिलास दबा के पी जाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। बाकी दिन में खाते पीते हैं, सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। गेहूं की रोटी खाइएगा, जितना कैलोरी उतना मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? अगला से टॉपिक कौन है आपका? खिलौना, टॉय। खिलौना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉय। खिलौने में कौन सा सेल होता है? यही क्वेश्चन है। खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? किसका, किस सेल का उपयोग किया जाता है? समझेंगे ध्यान से इस बात को। उपयोग किया जाता है, देखिए आप लोग का आंसर आ रहा है सूखा सेल। आंसर बिल्कुल सही है, सूखा सेल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। सूखा सेल ऑप्शन क्या क्या है ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन में है आपका शुष्क सेल, डैनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो खिलौना जो होता है भाई साहब याद रखना, खिलौना में देखिएगा आप लोग कौन बैटरी लगता है? निप्पो। कौन बैटरी लगता है? निप्पो देखिएगा बनल रहता है। ठीक है, निप्पो, ठीक है ना, निप्पो। ये कौन सा बैटरी? निप्पो चाहे एवर रेडी रहता है ना। और ये क्या हो गया आपका? निप्पो। निप्पो या बैटरी नहीं आता है छोटा छोटा, एवर रेडी के बैटरी जो आता है वही होता है आपका शुष्क सेल होता है। उसी को हम लोग सूखा सेल कहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क सेल भी कहते हैं। तो आंसर आपका ये दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर ये दोनों में से कोई एक रहेगा आपको टिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल की ओर चलेंगे। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे टॉपिक क्या है अगला? 1 वोल्ट बराबर होता है, इसको याद रखना है आपको। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बट्टे 1 कूलम होता है। क्या होता है? 1 जूल बट्टे 1 कूलम होता है। इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन भाषा में लिखा रहता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर जो होता है आप याद रखिएगा, 1 जूल बट्टे क्या होता है आपका? 1 कूलम या सीधे कूलम होता है। समझ में आ रहा है? 1 जूल बट्टे सीधा कूलम कहिए या 1 कूलम कहिए। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से। क्वेश्चन तो बनना तय है, 5 से 7 सेट हमारा ऑब्जेक्टिव का रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उससे बाहर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए इसको छापामारी कीजिए एकदम बढ़िया से। अगला सवाल कौन सा था? बोले थे ना अभी हम। अगला सवाल है घर में, अगला सवाल है घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है। घरों में क्वेश्चन है, घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। आंसर इसका याद डायरेक्ट रखिएगा, 50 हर्ज। हर्ज HZ को क्या पढ़ेंगे? हर्ज। HZ को क्या पढ़ेंगे? हर्ज। क्या पढ़ेंगे अनिता? हर्ज पढ़ेंगे। अगर हर्ज में नहीं रहेगा तो रहेगा 220 वोल्ट। कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा रहेगा। कौन सा धारा रहेगा? प्रत्यावर्ती धारा। घर में हम लोग का कौन सा धारा? दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा।
प्रत्यावर्ती धारा इतना जोर से करंट मारता है कि नाना याद दिला देता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है, ट्रेन आप कभी सफर किया, उसमें रहता है डीसी करंट रहता है। देखिएगा जहाँ चार्ज लगेगा लिखा रहेगा नीचे डीसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट किया रहता है करंट, आपको छुएगा अभी तो थोड़ा सा करंट नहीं मारेगा। जैसे डीजे में देखिएगा तार दिखेगा, हाथे से पकड़ के क्या करेगा, जोड़ देता है, डीजे बजने लगता है, लोगों को करंट नहीं लगता है। तनी मुंह मगर ले लेगा तो खटाक से मार देगा ज्यादा करंट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है याद रखेंगे हम लोग, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम, ओम के नियम का कैसा रूप हमको देना है, गणितीय रूप देना है। कैसा रूप देना है, गणितीय रूप बताना है। गणितीय रूप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये आपका है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है आपका, V बट्टे R होता है। याद रखिएगा, इसको सूत्र को उलट पुलट कर देगा, तो उलट पुलट करने के बाद कौन सा सूत्र बनेगा वो समझिए। अगर हम लोग V का अगर यहाँ बट्टा हम 1 लगा देंगे तो V एकम V बराबर सूत्र I को R से गुना कर देंगे तो V बराबर IR भी सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर IR भी हो जाएगा। कोना कोटी गुना कर देगा क्रॉस गुना, तो ठीक है। इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला इसका हो सकता है। क्या हो सकता है, R बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका V बट्टा I हो जाएगा। तो ये आपका सब क्या है, आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसमें से एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में है, कौन क्वेश्चंस में है ये ऑप्शन। लेकिन अगर आपका प्रतिरोध का सूत्र पूछेगा तो R किसका R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ओम किसका SI मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध। पूछेगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर V बट्टा I होता है। जहां पर V का मतलब क्या होता है, इस V का मतलब क्या होता है, वोल्ट। V का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा होता है। I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और R का मतलब हमने बता दिया, R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। I का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इशू समस्या नहीं। चलिए बढ़िया से छाप लीजिए, साफ कर दे, ध्यान दो यहाँ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है बताओ। परमाणु के नाभिक, ध्यान से समझिएगा, कोई परमाणु होता है, परमाणु समझेंगे ध्यान से। परमाणु जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटॉम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एटॉम। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो होता है आपका प्रोटॉन होता है, N से न्यूट्रॉन होता है। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछता है कि उपस्थित न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसा होता है भाई साहब, न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है। कैसा होता है, आवेशहीन होता है, इसलिए इसको उदासीन कहा जाता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेशहीन होता है, या इसको क्या कहते हैं सत्यम, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। अगला क्वेश्चन आता है कि जब विद्युत धारा, जैसे कि अभी तुम्हारे सामने लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है ना, इसमें क्या क्या आ रहा होगा, लाइन में तार में क्या क्या आ रहा होगा जो लाइट जल रहा है, बताइए। करंट आता होगा। क्या आता होगा, करंट में क्या आता होगा बताओ। हाँ, करंट में आपका क्या आ रहा होता होगा। जैसे है कि आपका क्वेश्चन ये इसमें है, इसमें लिखे हुए क्वेश्चन मिल नहीं रहा है आज। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। हाँ, विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होता है। हाँ, बात कौन करती हो, गतिशील कण कौन होता है। यानी जो आपका करंट अभी आ रहा है तो तार में क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। उसमें गति जो करता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। इसमें कैसा आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। समझ में आ गया,
समझ में आ गया ना? हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज़्यादा करंट क्या होगा, खतरनाक होगा। कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो कम करंट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो धड़ाक से करंट तगड़ा होगा। 33 लाख वाला तार आर में सटेगा, कौवा आर देखिएगा तुरंत में क्या होता है, भूंजा भूंजा हो जाता है। छाप लीजिए इसको। तुरंत आएगी। गाना बंद रहता है तो सही रहता है।